मित्रों नमस्कार, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट क्लासेज प्रयागराज पर। हर बार की तरह इस बार फिर से हम लोग हैं अपने करंट अफेयर्स के सेशन में। और करंट अफेयर्स का सेशन बहुत स्ट्रेटेजिक हमारा होता है। हम लोग डेली वीकली 15 दिनों में इस तरह से न कवर करके हम लोग मंथली कवर करते हैं। और ये आपका जो करंट अफेयर्स है उसमें आपको एक वीडियो लेक्चर दिया जाता है और फिर उसी वीडियो लेक्चर के बेस पर महीने भर के जो ज़रूरी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हो सकते हैं प्रैक्टिस के लिए दिया जाता है। तो आशा है कि आप सब बिल्कुल स्वस्थ होंगे और जल्दी से पेन कॉपी लेकर के तैयार हो जाएं। और इसी महीने 24 अगस्त को आपको एग्ज़ाम देना है पीटी का, जो पहली बार एग्ज़ाम हो रहा है। UPSSC ने अपना पैटर्न बदला है और पहली बार एग्ज़ाम है। तो और ये एग्ज़ाम किसी भी कीमत पे हम सबको अधिकतम नंबर ले आने हैं और पीटी को लेकर के कोई डाउट ना रहे, इसलिए हमने एक वीडियो पीटी पर बना करके डाल रखा है जिसमें सारे डाउट्स क्लियर होंगे। अगर अभी भी किसी को कोई डाउट है तो क्वेरी कर सकता है, वहाँ से जाके देख सकता है। इसके अलावा पीटी की जो स्ट्रेटजी है कि क्या सिलेबस है, कैसे कौन से सवाल आएंगे, कैसे टैकल करना है एग्ज़ाम को, कैसे अधिकतम नंबर पाएँ, साथ ही साथ एक मॉडल पेपर हमने लगा रखा है। तो जो लोग न देखे हों, न जाने हों, मॉडल पेपर पर प्रैक्टिस न किए हों, वो ये अपने चैनल के वेबसाइट पर जाएं गूगल पर, और गूगल पर ये वेबसाइट ज़रूर सर्च करें www.studentclassesprayagraj.com। और वहाँ पर पीटी की स्टडी, जहाँ पर गाइडेंस और जॉब अलर्ट वाला कॉलम है, उस पेज में जाएं और वहाँ पर इस प्रॉपर गाइडेंस को ज़रूर एक बार पढ़ें एग्ज़ाम से पहले कि पीटी की तैयारी कैसे करें, अधिकतम मार्क्स हम लोग कैसे प्राप्त करें। और एक जो मॉडल टेस्ट पेपर हमने लगा रखा है, उस मॉडल टेस्ट पेपर को अटेम्प्ट ज़रूर करें और वहाँ पर जिस कॉलम में आपका नाम पूछा जाए उस नाम को ज़रूर भरें, जिससे जो आपका फीडबैक है वो हमारे तक पहुंच पाए। तो हम तो ये मान के चलते हैं कि आप पूरी तरह से तैयार होंगे, बस रिवीजन का दौर बचा होगा। अब समय है करंट अफेयर्स का, बचा हुआ समय सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स का, और वो भी स्ट्रेटजिक। अपनी पूरी तैयारी में इस बात को ध्यान रखा करिए कि पढ़ाई और तैयारी ये बहुत ही दो डिफरेंट चीज़ है। पढ़ना, ज्ञान हासिल करना, लेकिन उस ज्ञान को सही समय पर सदुपयोग करना, अर्थात एग्जाम में अधिकतम मार्क्स प्राप्त करना, ये अपने आप में एक योजना है, स्टडी है, प्लान है। तो रोज आप इस प्लान को जरूर सीखें। इसके लिए सबसे जरूरी चीज़ है कि आप पढ़ाई करें और अप्लाई करें, अर्थात प्रैक्टिस जरूर करें। लेकिन याद रहे मित्रों, प्रैक्टिस कभी भी स्तरहीन प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए। आजकल स्टूडेंट्स के साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि वो फेसबुक, व्हाट्सएप, इन सब ग्रुप में इतना ज़्यादा फंसे हैं। वहाँ पर एक बात मान लो कि बहुत सीरियस टीचर वहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। ऑनलाइन है लोग, लेकिन ऐसे फेसबुक और व्हाट्सएप पर आपको बहुत सीरियस टीचर नहीं मिलेंगे। हाँ, एक बात ज़रूर है कि आजकल शौक़ है, लोग पढ़ते ही वीडियो बना करके हैं, तो वही सब मिलेगा। तो याद रहे, आप अपने समय, श्रम और धन को बहुत सदुपयोग करेंगे। समय आ गया है और इसी साल के अंत तक संभावना है, अगर आप बहुत अच्छे से प्लान से काम किए तो निश्चित तौर पर आप सफल रहेंगे। ठीक, हम लोग हैं अपने करंट अफेयर्स के सेशन में। फटाफट तैयार हो जाइए और पूरी तरह से दिमाग को बांध के रखिए। बचे हुए समय का पूरा सदुपयोग आपको करना है। जनवरी से जुलाई तक का करंट अफेयर्स आपको चैनल पर मेंटेन है। जो न देखे हों अभी भी देख करके और सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर एक बार करें, और शॉर्ट नोट बनाए हो तो ठीक है, न बनाए हो तो बना के जाएं। ठीक है, तो हर बार की तरह बहुत स्ट्रेटेजिक इस बार भी सेशन रहने वाला है। सब लोग तैयार हो जाएं, पेन कॉपी लेकर के, और नोट जरूर करें। नोट करने से न बचें, बिना नोट्स के आपका बेहतर और सही समय पर रिविज़न नहीं होगा। ठीक, तो आज का जो सेशन रहने वाला है, हर बार की तरह तिथि दिवस, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, हर फील्ड से जिस फील्ड में जरूरी घटना होगी, हम केवल उन घटनाओं को कवर करते हैं जिनका संबंध हमारे एग्जाम से है। ऐसे तो बहुत से घटनाएं होती हैं, उसमें हम पूरी तरह से स्ट्रेटेजिक घटनाओं को कवर करते हैं। ठीक, चलिए हम लोग अपने सेशन को आगे ले चलते हैं। देखिए, इस महीने हम लोग 1 जुलाई से 31 जुलाई तक का करंट अफेयर्स कवर करेंगे।
जुलाई महीने का पूरा करंट अफेयर्स कवर करेंगे और सबसे पहले उसमें हम लोग कवर करेंगे क्या, हर बार की तरह तिथि दिवस। तो जनवरी से लेकर के जुलाई तक के जरूरी तिथि दिवस आपको मेंटेन मिलेंगे, वहाँ से एक क्वेश्चंस बनते हैं। तो इस बार जो जरूरी तिथि दिवस हमारे लिए है उसमें देखिए, एक तो है 11 जुलाई, दूसरा है 15 जुलाई, तीसरा है 26 जुलाई और चौथा है 29 जुलाई। आपको कम से कम जुलाई के केवल इतने तारीखों पर कंसंट्रेट रहना है। 11 जुलाई को प्रतिवर्ष हम लोग मनाते हैं विश्व जनसंख्या दिवस। 11 जुलाई को प्रतिवर्ष हम लोग मनाते हैं विश्व जनसंख्या दिवस, ठीक। और 15 जुलाई को हम लोग मनाते हैं विश्व युवा कौशल दिवस, विश्व युवा कौशल दिवस, ठीक। और 26 जुलाई को हम लोग कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 जुलाई 1999 को कारगिल पर हम लोग फिर से विजय प्राप्त किए थे, क्योंकि वो उस समय क्या हुआ था, एक पाकिस्तानी सेना का घुसपैठ हुआ था, हमारे कुछ बंकर्स पर ये कब्जा जमा लेते हैं। तो फिर से हम लोग फिर 26 जुलाई को फाइनली इस पर वापस हम लोग कब्जा पाए थे। तो उसी उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 26 जुलाई को मनाया जाता है। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है और टाइगर बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये टाइगर जो है वो भारत का हमारा राष्ट्रीय पशु है। और आप जानते हैं कि भारत में बाघों के संरक्षण के लिए योजना चल रही है। 1973 से भारत में बाघ संरक्षण योजना चल रही है। तो आप फटाक से बताएंगे कि हम अपने किस राज्य को टाइगर स्टेट की भी संज्ञा देते हैं। फटाफट कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएं, चलिए फटाफट बताएं। बहुत बढ़िया, बहुत सही, बहुत अच्छा आंसर आपका आ रहा है, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक। और अभी जो लेटेस्ट सर्वे आया था उसमें क्या रिपोर्ट आई थी कि विश्व के 70% बाघ कहाँ पाए जाते हैं, इंडिया में, हमारे भारत में। आज की तारीख में विश्व में जितनी बाघों की जनसंख्या है उसमें 70% हमारे यहाँ है। तो बाघ की कई वैरायटी, उसमें बंगाल टाइगर जो है वो भारत का राष्ट्रीय पशु है, ठीक। और 11 जुलाई को प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस क्यों मनाते हैं, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। 11 जुलाई 1987 को, 11 जुलाई 1987 को, इसे आप नोट भी करेंगे। 11 जुलाई 1987 को विश्व की जनसंख्या 5 अरब हो गई थी। तो उसी समय ये तय हुआ कि 11 जुलाई को यूएनओ द्वारा ये तय किया गया कि भाई 11 जुलाई को प्रतिवर्ष क्या मनाया जाएगा, विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और इसका उद्देश्य है लोगों को बढ़ती हुई जनसंख्या के प्रति आगाह करना, ठीक है। फटाफट आप नोट करते चलें। तो जल्दी से आप मेरे प्रश्न का उत्तर दें कि विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश कौन सा है। फटाक से आंसर करें, विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश कौन सा है। चलिए थोड़ा मानसिक कसरत करते रहें, ठीक है। आप जानते हैं कि हमारे सेशन में मानसिक कसरत भी चलती रहती है। तो जो लोग पढ़े हैं, प्रिपेयर हैं, मैच्योर हैं, पुराने स्टूडेंट हैं, वो बता सकते हैं, और जो नए हैं उस आंसर को देखते रहें और तैयार रहें आगे के सेशन में। तो बिल्कुल सही बात है, चाइना है। अगर आपसे पूछा जाए विश्व का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो चलिए एक प्रश्न का और उत्तर दे ही दीजिए, तब आगे बढ़ते हैं। चलिए, विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में देश है रशिया। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। रूस यूरेशियाई देश है, इसकी भूमि यूरोप और एशिया दोनों में मिलती है, ठीक। अब बात अगर जनसंख्या दिवस की आई तो इसी से जुड़ा एक करंट अफेयर्स का सवाल है कि 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर भारत के किस राज्य ने अपनी जनसंख्या नीति डिक्लेयर किया है। तो वो है कौन, उत्तर प्रदेश। तो देखिए 11 जुलाई 2021 को विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर हमारे प्रदेश उत्तर प्रदेश, जो कि भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है, तो निश्चित तौर पर जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या एक समस्या है, जनसंख्या नियंत्रण यहाँ पर बहुत ही जरूरी है। तो एक जनसंख्या नीति, और ये जनसंख्या नीति 2021 से 2030 तक के लिए है। कब से कब तक के लिए, 2021 से 2030 तक के लिए है, याद रखिएगा और इसे नोट करिएगा। और इस जनसंख्या नीति में पूरी तरह से जनसंख्या नियंत्रण के प्लान हैं।
और इसमें प्रयास है, लक्ष्य तय किया गया है कि हम अपने प्रदेश में प्रजनन दर 2026 तक 2.1% और 2030 तक 1.9% तक लेकर के आएंगे। ठीक, तो ये हमारा लक्ष्य है उत्तर प्रदेश जनसंख्या। और हमारा प्रदेश उत्तर प्रदेश ही क्या शुरू किया है, एक जनसंख्या नियंत्रण कानून बना रहा है। तो कौन सा प्रदेश है जो जनसंख्या नियंत्रण कानून बना रहा है, वो है हमारा प्रदेश। तो देखिए अभी बहुत हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, इतना याद रखें। अभी ये यहाँ का लॉ कमीशन, प्रदेश का जो लॉ कमीशन है, विधि आयोग है, उसके द्वारा एक ड्राफ्ट आया है जो जनता के बीच में है। अभी यह अधिनियम नहीं बना है। तो फाइनली हम लोग पढ़ेंगे एक्ट। इसके अंतर्गत जनसंख्या प्रजनन दर को नियंत्रित करने के लिए, जनसंख्या को किसी तरह नियंत्रित करने के लिए जो उपाय किए हैं, वहाँ पर 2 चाइल्ड पॉलिसी, 2 बच्चे की पॉलिसी को प्रोत्साहित करने का पूरा प्रयास है। और उसमें ये नियम है, अभी तो ड्राफ्ट है, उसमें ये प्लान है कि ऐसे दंपति जिनको 2 बच्चों से ज़्यादा होंगे तो उनको तमाम सरकारी सेवाओं से वंचित रखा जाएगा, तमाम सरकारी सुविधाएं उन्हें नहीं मिलेंगी। तो इसके पीछे उद्देश्य है कि जनसंख्या को नियंत्रण करना। उसमें वो भी कंडीशंस बताई जा रही, कानून में प्रावधान होंगे कि किन परिस्थितियों में 2 बच्चों से ज़्यादा भी किसी दंपति के हो सकते हैं। जैसे अगर एक बच्चा दिव्यांग है, ठीक है, आसक्त है, इस तरह से दी गई है। और अगर किसी को अगर ऐसा कंडीशन होता है कि पहले एक बच्चा हुआ फिर दूसरा बच्चा जुड़वा हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में भी अनुमन्य होगा। तो ऐसी कंडीशन है। खैर, ये कानून बनते ही हम लोग इसको अलग से पूरी तरह से डिटेल करेंगे। तो अभी ये ड्राफ्ट है, याद रहिए, ये अभी ड्राफ्ट है, अभी विचाराधीन है। और इसमें फाइनली जो ड्राफ्ट बनेगा उस पर हम लोग, कानून बनेगा उस पर बात करेंगे। 1 चाइल्ड पॉलिसी को भी प्रोत्साहित करने का प्रयास किया गया है कि किसी को, अगर दंपति को एक ही बच्चा है तो उसको तमाम सुविधाएं दी जाएंगी। 2 से ज़्यादा बच्चों की सुविधाएं कटेंगी और जिनके एक ही बच्चे हैं उनको तमाम और सुविधाएं दी जाएंगी। तो इसके पीछे उद्देश्य क्या है, अपने प्रदेश की जनसंख्या को नियंत्रित करना। ठीक है, चलिए, तो आप मेरे ख्याल से इस पॉइंट को पूरी तरह से नोट कर चुके होंगे। तो आप सेशन को शेयर करना ना भूलेंगे। और याद रहे, आपको टोटली हर विषय में बहुत स्ट्रेटेजिक रहना है। ठीक है, जो क्लास में रहे होंगे उनको पता होगा कि वही जॉकी और सवार वाली कहानी, कि जो घुड़सवार घोड़ा होता है वो एक पर्पज के लिए दौड़ता है। जो घोड़ा होता है, देखिए ये आपको दिख रहा है, इसमें जॉकी बैठा है, सवार ऊपर बैठा है और एक पर्पज के लिए सामने टारगेट है, उस टारगेट को अचीव करना है। लेकिन एक देखिए ये भी है, ये कोल्हू का बैल है और ये कोल्हू का बैल रात दिन क्या करता है, मेहनत करता है। लेकिन देखिए मेहनत घोड़ा भी कर रहा है, मेहनत कोल्हू का बैल भी। स्मार्टनेस किस में है, किस में कम मेहनत में ज़्यादा लाभ होने वाला है। और ये साहब लगे हैं, आँख में पट्टी भी बंधी है और पीछे से इनके मालिक ने इनको हाँक दिया, तो उतने एवज में इनको उतना मेहनत, जितना मेहनत ये करते हैं, नहीं मिलता है। तो आपको, और वो स्मार्ट मेहनत है, ऊपर स्मार्ट मेहनत है, तो आपको इस तरह से मेहनत ये भी करते हैं, मेहनत ये भी करते हैं, ये इनका 10 गुना मेहनत करते हैं। कोल्हू का बैल 1000 गुना मेहनत करता होगा, लेकिन वो कोल्हू का बैल ही है। तो आपको बनना है क्या, इस तरह से स्मार्ट मेहनत करनी है, याद रहे। और बस एक दिक्कत है, अगर यह घोड़ा जो एक निश्चित सवार के तौर पर चल रहा है, अगर अपने एंगल से, अपने पॉइंट से थीटा एंगल भी डिफ्लेक्ट हो जाए, थीटा एंगल भी डिफ्लेक्ट हो जाए, तो दौड़ेगा तो, जाएगा तो, लेकिन अपने उद्देश्य तक नहीं जाएगा। तो जो कॉम्पिटिटर हैं, जो प्रतियोगी परीक्षार्थी हैं, आप लोग हैं, आपके साथ भी पढ़ाई ऐसे ही होनी चाहिए, टू दी पॉइंट होनी चाहिए और बहुत ही सोच समझ के स्ट्रेटेजिक होनी चाहिए। थीटा एंगल भी डिफ्लेक्शन आपकी मेहनत बर्बाद कर सकता है। तो मेहनत तो बहुत लोग करते हैं, पढ़ते बहुत कम, बहुत लोग हैं। सिलेक्शन कुछ लोगों का होता है, सिलेक्शन उनका होता है जिनके पास स्मार्ट गोल हो और स्मार्ट मेहनत हो। तो याद रहे मित्रों, आपकी मेहनत बर्बाद न होने पाए। ठीक, चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखिए अभी भारत में एक नया मंत्रालय खोला गया, ठीक है, एक नई मिनिस्ट्री स्थापित की गई है केंद्र सरकार में।
केंद्र सरकार में एक मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन नाम से एक नया मंत्रालय बना है और इसके पहली बार मंत्री बनाए गए हैं अमित शाह। कौन बना है? अमित शाह। अमित शाह क्या है वर्तमान में? इसके पहले भी इनके पास क्या मंत्रालय है? गृह मंत्रालय है। देश के गृह मंत्री कौन है? अमित शाह हैं। ठीक है। और इस मिनिस्ट्री का उद्देश्य है सहकारिता आंदोलन को बढ़ावा देना। और अब सवाल इस बात का है कि क्या सहकारी समितियां भारत में संवैधानिक प्रावधान है? तो बिल्कुल सही बात है। भारत में सहकारिता को संवैधानिक दर्जा देने के लिए 97वां संविधान संशोधन किया गया। तो 97वें संविधान संशोधन 2011 द्वारा जोड़ा गया भारत के संविधान का भाग 9B जोड़ा गया और उसमें अनुच्छेद 243 ZH से ZT तक के प्रावधान जोड़े गए और इसमें सहकारी समितियों के बारे में प्रावधान किया गया है। तो उसी से जुड़ा ये मंत्रालय है, इसे आप नोट करेंगे और ये आपके लिए काम की चीज़ें हो सकती हैं। इसी अमेंडमेंट में 43B भी जोड़ा गया जिसका संबंध किससे है? सहकारिता से ही है। अब सवाल इस बात का है कि ये भारत सरकार के मंत्रालय स्थापित कौन करता है? तो ये सारी पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है। और एक कानून है, भारत सरकार कार्यों का आवंटन नियम 1961। भारत सरकार कार्यों का आवंटन नियम 1961, उसके अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति किसी विभाग का गठन कर सकता है या विलय कर सकता है या समाप्त कर सकता है। ठीक, तो इन सारे बिंदुओं को आप नोट कर लें। चलिए आप नोट कर लें, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। चलिए, मेरे ख्याल से आप नोट कर चुके होंगे। ठीक है, अगला जो महत्वपूर्ण महीने का पक्ष है वो है भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का इस अगस्त महीने का, जिस महीने में हम लोग हैं, 1 अगस्त से इसका कार्यकाल शुरू हो रहा है 1 महीने तक के लिए। ठीक है, तो 1 महीने तक के लिए यूएनओ में सिक्योरिटी काउंसिल का भारत अध्यक्ष बना है। ठीक है, तो सिक्योरिटी काउंसिल भारत में विश्व में यूएनओ के 6 अंगों में से एक है। यूएनओ के 6 प्रमुख अंगों में से एक अंग है सुरक्षा परिषद, और सुरक्षा परिषद में कुल होते हैं 15 सदस्य। उसमें 10 अस्थायी और 5 अस्थायी। 5 अस्थायी सदस्यों के पास ही क्या है? वीटो पावर है। 10 अस्थायी सदस्य 2 वर्ष के लिए आते हैं, माने उनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है, और 5 अस्थायी मेंबर हमेशा के लिए होते हैं, उनका कार्यकाल हमेशा बना रहता है। और इस पूरे सिक्योरिटी काउंसिल में जो मेंबर्स होते हैं उनको उनके देश के नाम के अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग आगे बढ़ता है। 1-1 महीने के लिए अध्यक्षता दी जाती है। तो भारत के लिए ये काफ़ी, किसी भी देश के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बात होती है, क्योंकि वर्तमान में, पीछे हम लोग पढ़ के भी आए हैं, वर्तमान में 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2022 तक के लिए भारत सिक्योरिटी काउंसिल का अस्थायी अध्यक्ष तय है। तो इस समय अस्थायी मेंबर है, सुरक्षा परिषद का अस्थायी भारत मेंबर है, उसको इस महीने अध्यक्षता मिली है। ठीक है, तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं कि यूएनओ के 5 अस्थायी सदस्य कौन हैं, फटाफट बताएं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 अस्थायी सदस्य कौन हैं, फटाफट बताएं। चलिए फटाफट बताएं 5 अस्थायी मेंबर। तो बिल्कुल आप सही उत्तर दे रहे हैं। इंग्लैंड है, माने ग्रेट ब्रिटेन है, यूएसए है, चाइना है, रूस है और फ्रांस है। ठीक, और भारत लगातार प्रयासरत है किस बात को लेकर के कि अस्थायी सदस्यता मिले। ठीक, चलिए ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो यूनेस्को, इसके पहले भी चर्चा हो चुकी। यूनेस्को विश्व में क्या संभालने में लगा हुआ है? विश्व में मानवीय और प्राकृतिक जो धरोहर है उसको सहेजने के लिए वर्ल्ड हेरिटेज, विश्व धरोहर स्थल की एक लिस्ट है, और उसमें जिन चीज़ों को शामिल किया जाता है उसका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर से क्या शुरू होता है? संरक्षण। तो अभी इस महीने में जो भारत के 2 स्थल क्या घोषित किए गए हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में स्थान मिला है। एक तो है क्या? धौलावीरा। ये देखिए धौलावीरा की साइट्स हैं, धौलावीरा। और धौलावीरा एक हड़प्पा कालीन उत्खनन स्थल है, महत्वपूर्ण स्थलों में से एक है।
गुजरात के कच्छ इलाके में स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है? गुजरात के कच्छ इलाके में है। 1968 में इस फील्ड की खोज हुई थी और स्पेशली ये हड़प्पाई लिपि का ज्ञान यहाँ से हुआ और अपने जल संरक्षण अवशेषों के लिए जाना जाता है। और इस पूरे पुरास्थल को यूनेस्को ने अपने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में स्थान दिया है। और ये है रामप्पा मंदिर। इसकी वर्तमान स्थिति है हमारे तेलंगाना राज्य में, ठीक है। इसे भी क्या मिला है? स्थान मिला है। 40 वर्षों में ये बन करके तैयार हुआ था और इसका निर्माण काकतीय वंश के शासक गणपति देव ने करवाया था और इसके शिल्पकार रामप्पा नाम के ही व्यक्ति थे। इसलिए इस निर्माण के बाद राजा प्रसन्न होते हैं और उन्हीं के नाम पर इस मंदिर का नाम पड़ गया, तो रामप्पा मंदिर है। तो ये 2 वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। अब भारत में कुल 40 पुरास्थल हैं। भारत में विश्व धरोहर स्थल में कुल अब कितने हो गए हैं? 40। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे, 40 स्थल शामिल हैं, ठीक है। चलिए, तो आप हैं अपने YouTube चैनल में और YouTube चैनल पर आपके ज्वाइन बटन के माध्यम से देखिए सब्सक्राइबर के बगल में ज्वाइन बटन है, इसके माध्यम से आप हमारी 2 पेड क्लास से जोड़ सकते हैं। तो ऐसे जो भी स्टूडेंट्स जो केवल प्रैक्टिस चाहते हों उनके लिए यह 6000 प्लस प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट है, बहुत ही नॉमिनल कास्ट पर। इसमें मैथ, रीजनिंग और जीएस के 6000 से ज़्यादा चुनिंदा प्रश्नों को टॉपिक वाइज कवर कराया गया है, जिससे आपका रिवीजन हो सके, बुक की समस्या समाप्त हो सके। ऐसे लोग जो दूर हैं, पढ़ चुके हैं, प्रैक्टिस की समस्या है, उनके लिए एक बहुत स्ट्रेटजिक क्लास ये चल रही है। साथ ही साथ ये है आपकी जो मूल विधि की क्लास है और यह मूल विधि को स्पेशली किसके लिए बनाया गया है? इस मूल विधि की क्लास को स्पेशली बनाया गया है ऐसे यूपीएसआई वालों के लिए तो है ही है, साथ ही साथ जो लॉ फील्ड में कैरियर बनाना चाहते हैं, एलएलबी कर रहे हैं, एलएलबी कर चुके हैं, एलएलबी का एंट्रेंस देना है, उन सब के लिए बहुत ही कारगर क्लास है। इसमें बहुत ही आसान तरीके से एक जो हाइप बना दिया गया है किसका? मूल विधि का, किसके नाम पर? यूपीएसआई के नाम पर। उन सब समस्याओं तो बहुत ठंडे दिमाग से आपको विधि आ जाएगी। तो इस क्लास से भी आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। और अगला जो बिंदु है वो है किससे जुड़ा है? देखिए, अभी जुलाई महीने में 7 जुलाई को केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक बड़ा फेरबदल हुआ है। काफ़ी मंत्रियों ने त्यागपत्र दिया और नए नए मंत्री शामिल किए गए। और ये जो नए मंत्रालय बने हैं उसके पीछे 2 पर्पज़ है। एक तो कोरोना काल में परफॉर्मेंस मंत्रालयों का अच्छा न होना, और दूसरा राज्यों में चुनाव है तो इसको कहते हैं प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स, है ना। तो ये व्यवहारिक पॉलिटिक्स भी है। लेकिन आपको आजकल जैसा हो रहा है ऐसा कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। किसने त्यागपत्र दिया, कितने 43 मंत्री आए, इतनी बड़ी लंबी लिस्ट जानने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप किसी भी एग्ज़ाम में जाएं तो भारत के कुछ सेक्टर हैं, कोर सेक्टर हैं, उस फील्ड में मंत्री कौन हैं उनको ध्यान में रखना होता है। चूँकि यहाँ एक बड़ा फेरबदल हुआ है, तो यहाँ पर एक बार देख लेना है। हालांकि आप इतने बड़े और इतने समझदार हो कि ये सब चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही आप समझते हो, लेकिन यहाँ पर चूँकि एक बड़ा फेरबदल है इसलिए देख लेते हैं। तो देखिए, आपको दिख रहा होगा राजनाथ सिंह वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं, अमित शाह हमारे गृह मंत्री हैं, साथ ही साथ पहले केंद्रीय सहकारिता मंत्री भी बनाए गए। नितिन गडकरी अपने पुराने मंत्रालय में है, रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मिनिस्ट्री। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हैं। नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री बनाए गए हैं, ठीक है। एस जयशंकर विदेश मंत्री हैं, अपने पुराने पद पर हैं। अर्जुन मुंडा जनजातीय मंत्री हैं। स्मृति ईरानी महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्रालय अभी नहीं मिला है। पीयूष गोयल को कपड़ा और उद्योग मंत्री बनाए गए हैं। अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री हैं। तो ये एक बड़ा परिवर्तन है, इसे ध्यान रखेंगे। और ये नौकरशाह हैं। धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री, ये बड़ा फेरबदल है, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बनाया गया है। और जानते हैं कि आप मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। मनसुख मंडावा स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए हैं और किरण रिजिजू कानून मंत्री हैं। भूपेंद्र यादव पर्यावरण मंत्री और अमित शाह पहले केंद्रीय सहकारिता मंत्री हैं, ठीक है। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे, इस सारे मंत्रालय को आप एक बार ध्यान में रखेंगे। वैसे जहाँ तक है आप सब मंत्रालयों को जानते ही होंगे, लेकिन एक बार आपका रिवीजन हो जाए इसलिए मैंने बता दिया, ठीक।
तो इसे आप जल्दी से नोट करें, फिर हम लोग बढ़ें आगे। ठीक है, चलिए देखिए, WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन कोरोना काल में काफ़ी चर्चा में भी है। तो जल्दी से पहले तो आप ये बता दें कि WHO का मुख्यालय कहाँ है, तो फिर हम अपने विषय पर आते हैं। WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? अभी जो ऑफलाइन हमारे स्टूडेंट हैं उन्होंने अपनी इस तरह का अभ्यास भी किया है तुरंत, तो जल्दी से बताएं। WHO ने चीन को मलेरिया मुक्त घोषित किया है। तो किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? चीन को, याद रहे। अब सवाल इस बात का है कि कब किसी देश को किसी रोग से मुक्त घोषित किया जाएगा? जब जिसका उन्मूलन चल रहा है उसके केस लगातार 3 साल तक अगर नहीं आते हैं उस देश में, तो क्या माना जाएगा? और मलेरिया मुक्त। तो 3 साल लगातार ऐसा हुआ कि वहाँ पर कोई केस नहीं देखे गए, इसलिए वहाँ पर क्या हुआ है? मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। मलेरिया एक प्रोटोजोआ जनित रोग है। ठीक है, मलेरिया एक प्रोटोजोआ जनित रोग है और प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से ये रोग फैलता है। और यह प्रोटोजोआ जब हमारी आरबीसी में पहुंचता है तब डेवलप होता है। ठीक, और इसका संवाहक कौन है? मादा एनाफिलीज जात के मादा मच्छर इसके संवाहक हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। चलिए आप जल्दी से बता दीजिए कि किस वृक्ष की छाल से मलेरिया की दवा बनाई गई थी? किस वृक्ष की छाल से? जल्दी से बताइए, चलिए फटाफट बताइए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सही है, सिनकोना जो लोग बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। ठीक है, चला जाए, आगे बढ़ा जाए। चलिए देखिए, एक अंतर्राष्ट्रीय खबर है, ये है रायटर्स इंटरनेशनल, एक विश्व प्रेस एजेंसी है, रायटर्स इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी है। उसमें कार्यरत एक भारतीय पत्रकार है ना, दानिश सिद्दीकी, ये हैं दानिश सिद्दीकी। इनका अफ़गानिस्तान में इनकी हत्या कर दिया तालिबानियों ने। तो आप जान रहे हैं अफ़गानिस्तान में अशांति है और अफ़गानिस्तान में अभी तक तालिबानियों को समाप्त करने के लिए अमेरिका था। अमेरिका लगातार अपनी फ़ौज और नाटो अपनी फ़ौज वापस ले रहा है, उससे भारत का भी हित प्रभावी हो रहा है। और तालिबान बहुत तेज़ी से क्या है, वहाँ का एक आतंकवादी संगठन है, वो बहुत तेज़ी से फिर से पैर पसार रहा है। और ये दानिश सिद्दीकी रायटर्स न्यूज एजेंसी से जुड़े थे, इनकी क्या हो गई? हत्या कर दी गई। तो इसका हर जगह पूरे विश्व मीडिया में भर्त्सना की गई है और शोक भी व्यक्त किया गया है। ठीक है, तो इसे आप नोट करेंगे, दानिश सिद्दीकी। तो किस भारतीय पत्रकार की हत्या हो गई? दानिश सिद्दीकी की। देखिए, ये है अभिमन्यु मिश्रा। कौन है? अभिमन्यु मिश्रा। ये भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं और मात्र 12 वर्ष के हैं अभी, और ये विश्व में सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बने हैं, विश्व के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर। ठीक है, भारतीय मूल के यूएसए के नागरिक हैं अभिमन्यु मिश्रा। ठीक है, अब सवाल इस बात का है कि ग्रैंड मास्टर किस खेल में होते हैं? तो देखिए, चेस में। अब आप जल्दी से, अगर आप इसे नोट कर लिए हो तो फटाक से आप बताएं कि चेस, शतरंज किस देश का राष्ट्रीय खेल है? फटाफट बताएं, किस देश का राष्ट्रीय खेल है? चलिए फटाक से बताएं आप, किस देश का राष्ट्रीय खेल है? बहुत अच्छा, बिल्कुल सही, रूस का। ठीक, देखिए ये हैं अंशुला राव। ठीक है, और ये महिला क्रिकेटर हैं और ये पहली भारतीय महिला क्रिकेटर हैं जो डोप टेस्ट में फेल हो गई हैं और इस वजह से इनके ऊपर प्रतिबंध लगाए गए हैं। ठीक है, डोप टेस्ट में विफल रही हैं। और देखिए, ये एंटी डोपिंग एजेंसी है हमारी और ये सारे काम वो करती है। तो अंशुला राव पहली भारतीय महिला क्रिकेटर हैं जो डोप टेस्ट में फेल हुई हैं और उन पर खेल पर प्रतिबंध लगा है। चलिए, ब्रिटेन पहला ऐसा देश बना है जिसने अपने यहाँ टीवी पर और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दोनों पर जंक फूड के प्रचार पर रोक लगा दी है। ठीक है ना, जंक फूड क्या होते हैं? पिज्ज़ा, बर्गर, ये सब है ना, तो इनको विज्ञापन पर रोक लगा है। तो कौन सा ऐसा देश है जिसने अपने यहाँ टीवी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जंक फूड के प्रचार पर रोक लगाया है? तो वो है ब्रिटेन। जल्दी से आप बता दीजिए, ब्रिटेन की राजधानी क्या है?
और ब्रिटेन की राजधानी किस नदी के किनारे स्थित है? फटाफट बताइए, ब्रिटेन की राजधानी क्या है और ब्रिटेन की राजधानी किस नदी के किनारे स्थित है? फटाफट आप आंसर बताइए, ठीक है। चलिए, लंदन बिल्कुल सही, और टेम्स नदी वाले सही हैं, टेम्स नदी वाले बिल्कुल सही हैं। देखिए, ये है हमारा प्रदेश आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के जंगलों में एक घास की नई प्रजाति खोजी गई है, घास की एक नई प्रजाति खोजी गई। तो किस प्रदेश में घास की एक नई प्रजाति? हमारे आंध्र प्रदेश राज्य में, और लोफोपोगोन प्रसन्ना, इस घास का नाम क्या रखा गया है? लोफोपोगोन प्रसन्ना, ठीक है। तो लोफोपोगोन प्रसन्ना क्या है? घास है जो नई खोजी गई है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। जल्दी से आप बताइए, भारत में भाषाई आधार पर गठित होने वाला सबसे पहला राज्य कौन था? भाषाई आधार पर गठित होने वाला सबसे पहला राज्य कौन था? चलिए, फटाक से आप आंसर करिए, जल्दी से आप आंसर करिए। तो बिल्कुल सही बात है, आंध्र प्रदेश ही था 1953 में। फिर 1956 में राज्यों का पुनर्गठन होता है, ठीक। हम लोग देख रहे हैं अपना करंट अफेयर्स, स्टडी करंट अफेयर्स जनवरी से लेकर के जुलाई तक का वीडियो देखना है, शार्ट नोट बनाना है, और अपनी वेबसाइट www.studentclassesprayagraj.com पर जाना है आपको, और वहाँ से जनवरी से लेकर जुलाई तक के करंट अफेयर्स का अभ्यास करना है, ठीक है। और ये देखिए, ये है आपकी वेबसाइट, गूगल पर आपको सर्च करना है www.studentclassesprayagraj.com, मीनू आएगा, मीनू को क्लिक करेंगे तो आपको सारे फीचर्स हमारे दिखेंगे। आपको यहाँ पर क्या उपलब्ध है? आप MCQ प्रैक्टिस सेट यहाँ से लगा सकते हैं, और टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट आप यहाँ से लगा सकते हैं। यहाँ से मॉडल टेस्ट और टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं। जॉब अलर्ट, जो भी लेटेस्ट वैकेंसी आती है उसकी पूरी डिटेल और गाइडेंस, उस एग्ज़ाम का पूरा गाइडेंस आपको दिया जाता है, स्ट्रेटजी बताई जाती है, और आपको मॉडल पेपर भी हर एग्ज़ाम से जुड़े, जो भी एग्ज़ाम सामने होता है उसका मॉडल पेपर आपको यहाँ मिलेगा। PET है, SSC GD है, सबके मॉडल पेपर यहाँ से मिलेंगे। साथ ही साथ हमारी पेड टेस्ट सीरीज चल रही है। पेड टेस्ट सीरीज है हमारी 10 टेस्ट की एक टेस्ट सीरीज है, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो इसी वेबसाइट के माध्यम से, SSC GD वाले, ठीक है। बहुत ही नॉमिनल कास्ट पर घर बैठे आप 10 टेस्ट देने का अभ्यास कर सकते हैं। साथ ही साथ फ्री नोट्स अवेलेबल है, पूरा का पूरा विविध पार्ट लग चुका है। सब्जेक्ट वाइज लगातार नोट्स अपडेट किए जा रहे हैं, और हिंदी का पूरा नोट्स बहुत तेज़ी से अपडेट किया जा रहा है, तो इसे आप देखेंगे। चलिए, हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। पेगासस बड़ा चर्चा में रहा है। देखिए, पेगासस क्या है? एक स्पाइस वेयर है, ठीक है। पेगासस क्या है? एक स्पाइस वेयर है, और ये इजराइल से है। कहाँ का है? इजराइल का है। ये असल में एक कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम है। क्या है? कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम है। और पेगासस एक ऐसा कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम है जिससे क्या हो सकता है? जिससे स्पाइक हो सकता है, माने जासूसी हो सकती है। तो भारत में आरोप लगाया गया कि भारत में कुछ राजनीतिक नेता, जजेस, पत्रकार, इन सब के मोबाइल क्या हो रहे हैं? ट्रेस हो रहे हैं। तो इस पर एक कुछ ग्रुप मिल करके क्या किया है? सुप्रीम कोर्ट में एक PIL जनहित याचिका गई। हालांकि उस जनहित याचिका को क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने समाप्त कर दिया और कहा कि इसमें इस तरह के किसी न्यायिक आयोग की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक सवाल पूछा जा सकता है आपसे कि कौन सा राज्य है जिसने पेगासस मामले में जांच के लिए एक न्यायिक आयोग का गठन किया है? तो वो कौन सा पहला राज्य है? वो है हमारा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। तो आप जानते ही हैं कि ममता बनर्जी से और केंद्र सरकार से काफ़ी अच्छे रिश्ते रहते हैं, ठीक। चलिए, ये देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश में पूर्वोत्तर रेलवे में मड़ुआडीह, वाराणसी में मड़ुआडीह एक स्टेशन था और उसका नाम बदला गया है। उसका नाम बदलकर बनारस कर दिया गया। देखिए, ये है बनारस स्टेशन कर दिया गया है। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे कि कहाँ पर और किस एरिया में पड़ता है, ठीक है। इसे आप देखेंगे और ध्यान में रखेंगे। चलिए, ये देख लिया आपने। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे खेल की दुनिया में।
तो खेल की दुनिया से कुछ खबर है। हम लोग खेल की दुनिया से कुछ खबर लें, उसके पहले छोटी मोटी खबरें हैं। एक तो क्या है, ये है हेमिस महोत्सव। तो एक सवाल अक्सर पूछा जाता है, हेमिस महोत्सव तो ये जुलाई महीने में ही मनाया जाता है, जुलाई अगस्त महीने में मनाया जाता है। तो इस बार भी मनाया गया, 2 दिनों तक चलता है। तो ये कहाँ मनाया जाता है आपको बताना है। तो ये लद्दाख में मनाया जाता है और तिब्बती लोग जो रहते हैं वहाँ पर, उनके द्वारा ये 2 दिनों का ये महोत्सव है। ठीक, ये उनके कुछ चित्र हैं। तो याद रहे, हेमिस महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, इसे आपको ध्यान में रखना है। ठीक, और भुवनेश्वर, हमारे उड़ीसा राज्य में भुवनेश्वर, उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, 100% कोविड-19 का टीकाकरण वाला राज्य बना है। माने 18+ से लेकर के अगर 100% कहीं पर क्या हुआ है, टीकाकरण हुआ है, तो वो कहाँ पर है। ठीक, भुवनेश्वर किसकी राजधानी है, उड़ीसा राज्य की, उड़ीसा राज्य की राजधानी है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं खेल की तरफ। तो सबसे पहले तो इस महीने खेल जो सबसे रिलेवेंट है वो क्या है, वो है हमारा टोक्यो ओलंपिक। ओलंपिक के 2 पक्ष हैं, एक तो स्टैटिक पोर्शन है, उसकी हिस्ट्री है, और एक है करंट। तो अभी चर्चा में क्या है, करंट है, टोक्यो ओलंपिक 2020। टोक्यो ओलंपिक 2020 की चर्चा यहाँ हम लोग नहीं करेंगे, जो लोग देख चुके हैं उनको पता होगा। टोक्यो ओलंपिक पर हमने सेपरेट 15 मिनट का वीडियो बना दिया है, जिसमें बहुत ही 60 से 60 नोट हमने दिए हैं। और जो अगले 4 साल तक, जब तक कि पेरिस ओलंपिक 2024 का रिजल्ट नहीं आता है, तब तक रेलेवेंट रहेगा। तो आप वहाँ से जाकर के फाइनली उसका लिस्ट बना लें और अपने चैनल के वेबसाइट पर चले जाएं, www.studentclassesprayagraj.com। वहाँ पर विविध जीके वाले कॉलम में ओलंपिक को जाकर के जरूर देख लें। तो ओलंपिक की पूरी कंप्लीट तैयारी आपकी हमेशा के लिए हो जाएगी। अब खेलों में जिसकी बात करेंगे वो एक है आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021। टेस्ट की चैंपियनशिप पर कब्जा किसने किया है, न्यूजीलैंड ने। फाइनल हुआ किसके किसके बीच, न्यूजीलैंड और इंडिया के बीच, हमारे भारत देश के बीच। लेकिन इसमें भारत को पराजित होना पड़ा और विजयी कौन रहा, न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड ने भारत को पराजित करके आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 पर विजय हासिल किया है। इसे आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो दूसरा एक महत्वपूर्ण खेल है फुटबॉल के क्षेत्र में, यूरो कप फुटबॉल 2020 का आयोजन है, हुआ 2021 में। इसमें फाइनल में इंग्लैंड को पराजित करके इटली विजेता रहा। ठीक है, इंग्लैंड को पराजित करके कौन विजेता रहा है, इटली। तो आपसे पूछा जाएगा यूरो कप फुटबॉल 2020 का विजेता कौन है, तो हमारा उत्तर होगा क्या, इटली। फाइनल में किसको पराजित किया, इंग्लैंड को। दूसरा फुटबॉल से जुड़ा एक महत्वपूर्ण कप है कोपा अमेरिका फुटबॉल चैंपियनशिप 2021। अब इसका परिणाम क्या रहा, इसमें ब्राजील को पराजित करके अर्जेंटीना विजयी रहा। ब्राजील को पराजित करके अर्जेंटीना विजयी रहा। ठीक है, इन दोनों बातों को आप नोट करेंगे, कोपा अमेरिका कप और यूरो फुटबॉल कप। ठीक है, यूरो कप और कोपा अमेरिका कप, इन दोनों पूछ भी लेता है कि इसका संबंध किस खेल से है, तो दोनों का संबंध फुटबॉल से है। दोनों खेलों का संबंध फुटबॉल से है। जल्दी से बताइए, विश्व में कहवे की राजधानी किसको बोलते हैं, फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर करें, थोड़ा मानसिक कसरत करते रहें। ठीक है, चलिए जल्दी से बताइए ब्राज़ील की राजधानी क्या है, फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर करें, ब्राज़ील की राजधानी क्या है। चलिए, विश्व की सबसे अपवाह की दृश्य बड़ी नदी कौन सी है, क्योंकि सबका संबंध ब्राज़ील से ही है। चलिए फटाफट बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं। बताइए ब्राज़ील किस महाद्वीप का देश है, इतने प्रश्नों का उत्तर फटाफट दें। ब्राज़ील किस महाद्वीप का देश है। ठीक है, चलिए एक बड़ा खेल आयोजन हुआ है और विंबलडन 2021। तो विंबलडन जानते हैं ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता है। टेनिस में 4 प्रतियोगिताओं को ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता कहा जाता है, फ्रेंच, ऑस्ट्रेलियाई, अमेरिकी ओपन और विंबलडन। तो अभी हाल में क्या संपन्न हुआ है, विंबलडन 2021। इसके पहले जितने भी गोल्ड ग्रैंड स्लैम हुए हैं उसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। तो देखिए, आइए इसका परिणाम देख लेते हैं। तो इसका परिणाम पुरुष एकल, महिला एकल, पुरुष युगल, महिला युगल और मिश्रित युगल, इतने प्रतिस्पर्धाएं होती हैं। तो देखिए, जो पुरुष युगल के विजेता हैं वो नोवाक जोकोविक हैं। ठीक है, इसे आप नोट करेंगे। इन्होंने मेटेयो बेरेटिनी को पराजित किया।
महिला एकल में जो विजेता हैं एस्ले बार्टी, और इन्होंने चेक गणराज्य की करोलिना प्लिस्कोवा को पराजित किया। पुरुष युगल में निकोला मेक्टिक और मेट पाविक, ये दोनों युगल विजेता हैं। और महिला युगल में हसीस सुवेई और एलिस मर्टेस महिला युगल विजेता हैं। और मिश्रित युगल में नील स्कुपस्की और देसिका क्रॉवस्की। तो ये आपके सामने स्क्रीन पर है, इसे आप नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट, जो सुविधा हो, लेकिन आप स्क्रीनशॉट लेंगे तो भी अपनी कॉपी में नोट जरूर करेंगे, कॉपी कलम से भागे ना। ठीक, चलिए, पूरा अवसर है, आप नोट करें। फटाक से नोट कर लें। बहुत फैला करके नहीं पढ़ना चाहिए करंट अफेयर्स को, जितना कंसाइज कर सकते हैं हर बार कंसाइज करते जाएं। लास्ट डे तक आपके पास एक बहुत कंसाइज नोट्स होना चाहिए। बस आपको करंट अफेयर्स पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी होता है करंट अफेयर्स पढ़ना सीखना, अर्थात करंट अफेयर्स के नोट्स बनना। जिसको ये कला आ गई उसके लिए करंट अफेयर्स माने कुछ नहीं। देखिए, चलिए, हो गया, बढ़ते हैं हम लोग आगे। मनु शाहनी इंडियंस हैं, ये आईसीसी के सीईओ पद पर थे। इनको हटा करके मनु शाहनी को जॉर्ज अलाडिस को सीईओ पद पर नियुक्त किया गया है। इनके ऊपर आरोप थे कि अपने सहकर्मी के साथ अच्छा व्यवहार न करने का। तो आईसीसी ने मनु शाहनी के स्थान पर आईसीसी का सीईओ किसको बनाया? अलाडिस को, जॉर्ज अलाडिस को। ठीक है। और भारत में खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेलो इंडिया प्रोग्राम जो चल रहा है, उसमें खेलो इंडिया यूथ गेम्स फरवरी 2022 में होंगे। 2021 में होना था, अब इसे 2022 में कहाँ संपन्न होगा? याद रहे, हरियाणा में संपन्न होगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम बेंगलुरु में संपन्न होगा, जो मार्च अप्रैल 2022 में। तो दोनों खेलो इंडिया यूथ गेम और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, इन दोनों को आप ध्यान में रखेंगे और इन दोनों को नोट करें कि कहाँ पर होगा। जल्दी से आप इसे नोट कर लें कि कहाँ पर होगा। ठीक है, नोट हो गया। ये ज़रूरी जानकारी थी खेल से जुड़ी। एक खबर और है कि अभी जुलाई महीने में ही 26 जुलाई को भारत के किन दो राज्यों के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसमें 5 पुलिसकर्मी मारे गए। तो राज्यों के बीच झड़प हुई, बाउंड्री पर, ऐसा लगा जैसे कि दो देशों के बीच झड़प हो रही है। तो देखिए, ये नॉर्थ ईस्ट है, हमारा नॉर्थ ईस्ट है, और उसमें नॉर्थ ईस्ट में असम और मिजोरम राज्य के बीच ये खूनी हिंसक झड़प हुई है। अब उसमें मिजोरम की तरफ से गोलीबारी हुई और उसमें दोनों ओर से गोलीबारी हुई, लेकिन असम के 5 पुलिसकर्मी मरे और कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। तो ये काफ़ी चिंता का विषय है, क्योंकि बाउंड्री डिस्प्यूट है। यहाँ पर किसकी वजह से ही हुआ है? बाउंड्री डिस्प्यूट हुआ है। ठीक है। और चूँकि असम की सीमा देखिए, असम जो राज्य है उसकी सीमा पश्चिम बंगाल से भी, अरुणाचल प्रदेश से भी, और नागालैंड से भी, और आप देखेंगे मणिपुर से भी और मिजोरम से भी लगती है, और उधर मेघालय से भी लगती है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 राज्यों से मिलती है। तो ये हम अपनी पढ़ाई के दौरान भी बताते हैं, नॉर्थ ईस्ट पर आपको काफ़ी फोकस करना चाहिए। तो यहाँ पर 2 राज्यों के बीच सीमा विवाद जो है, उसकी वजह से ये सब हुआ है। क्योंकि ये पूरा असम हुआ करता था, जो आज मिजोरम, ये सब पार्ट कभी असम का हुआ करता था। लेकिन फिर बाद में जो मिजो फ्रंट आया, एक स्वतंत्र मिजो देश के लिए, जो एक प्रदेश के लिए एक आंदोलन चला, तो फिर बाद में मिजोरम राज्य बना। तो एक बाउंड्री डिस्प्यूट अभी बना हुआ है, क्योंकि असम के साथ जो बाउंड्री बनाई गई है उसमें कुछ प्राकृतिक बाउंड्रीज हैं, जहां पर बहुत स्पष्ट बाउंड्री का निर्धारण नहीं है, इसलिए ऐसा विवाद बना रहता है। ठीक, तो ये ऐसा हुआ है। हालांकि राज्यों के बीच झगड़े ना हों, क्षेत्र की समस्याएं हों, वहीं सुलझाई जा सकें, इसके लिए संविधान में क्षेत्रीय अंतर्राज्यीय परिषदों के प्रावधान हैं और क्षेत्रीय परिषदों का भी प्रावधान है। ठीक, तो देखिए, ये जुलाई माह के जरूरी करंट अफेयर्स थे।
और इसी बीच हम लोगों ने अपने चर्चा की कि किस तरह से हमको बहुत स्ट्रेटेजिक रहना चाहिए अपनी पूरी पढ़ाई में। हाँ, ये ध्यान रहे कि इतना भी स्ट्रेटेजिक ना हो कि बहुत ज़रूरी बातें भी रह जाएं। ठीक, तो जनवरी से जुलाई तक का करंट अफेयर्स मेंटेन करना है, रिवीजन कर लेना है, यूपीएससी के पुराने पेपर को बचे हुए समय में लगा लेना है बस, और धैर्य रखना है। ये एग्ज़ाम क्वालिफाइंग है, किसी भ्रम और भ्रांति में नहीं रहना है। 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, सोच समझ के बहुत अच्छे से पेपर को देना है। पेपर में मैक्सिमम नंबर भी हमको लाने हैं, जो बहुत ही आसान है। तो बिना घबराए, बिना परेशान हुए, आपकी जो तैयारी है इस विश्वास में रहें कि आपकी जो तैयारी है वो बहुत बेहतर है, आप जो पढ़े हैं बिल्कुल सही पढ़े हैं, आपको कतई घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो अगस्त महीने के एग्ज़ाम के लिए हम आपको यहाँ से बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं और आशा करते हैं कि आप बहुत बेहतर परफॉर्म करेंगे। ठीक, तो हम आपको यहीं छोड़े जाते हैं इस सलाह के साथ कि अब बचे हुए समय में बिल्कुल न हड़बड़ाएं, कोई नई बात न देखें न सीखें, जितना आता है उसी को फुली कवर करें। अब किसी नए चैप्टर में कतई न घुसें। ठीक, तब आप बेहतर परफॉर्म करेंगे। तो चलिए, आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ आपको हम यहाँ छोड़े जाते हैं और फिर किसी खास टॉपिक पर जल्दी ही आपके बीच हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। तो ठीक है, जल्दी जल्दी से क्लास ओवर होती है, लेफ्ट हो जाएं आप लोग। सबको धन्यवाद। सेशन को शेयर और लाइक ज़रूर करें। चलिए, सब लोग लेफ्ट हो जाएं। ठीक, थैंक यू।